नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है हमारे पास वो नेटवर्क थ्योरी का डीपीपी नंबर 12 आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी दिन से ये डीपीपी रुकी हुई थी एंड आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी इस डीपीपी को लेके। तो चलिए, टोटल इसमें 13 क्वेश्चंस हैं और मैं पहले उनके आंसर्स दूंगा आपको एंड उसके बाद उनको सोल्व करूंगा। तो हो सकता है कि मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो आंसर्स निकालते टाइम, बट आप मेरा मेथड जरूर चेक कीजिएगा। और मिस्टेक वैसे बहुत कम ही करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट फिर भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आप कमेंट कर सकते हो नीचे। हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वो पब्लिक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ों को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। एंड आज मैं पहले 13 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ। तो ज़रा देखिए दोस्तों, पहले आप आंसर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो टोटल मेरे पास 13 क्वेश्चंस थे। पहले क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर आया दैट इज 3.24 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज 1.37। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज 13.5 है अप्रोक्सीमेटली 13.5 ओम। तो ये आंसर है। इसमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी थी मैंने क्वेश्चन में, तो सी को मैं 1/4 फैरेड लेके चला हूँ भाई। तो सी की वैल्यू 1/4 फैरेड लेके मैंने सोल्व किया, तो आप भी सी को 1/4 लेके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो मेरे पास आंसर है 5.14। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैंने सोल्व किया है दैट इज 9.10 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज 1.43। क्वेश्चन नंबर 7 36 वॉट। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज 0.045। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है 0.0625 फैरेड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दोस्तों दैट इज मे बी इसका आंसर नहीं है, आपको ये प्रूफ था, बेसिकली ये प्रूव करना था कि क्यों ये क्वेश्चन गलत है, वो आपको बताना था, तो वो मैंने डिस्कस किया है आपसे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज 17.68। ये ट्रबल शूट था भाई, ट्रबल शूट। ठीक है, तो हमने उसको ट्रबल शूट किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 0.2887। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो मेरे पास आंसर है दोस्तों दैट इज 3.125 -3.125। ये मेरे पास टोटल आंसर है भाई। तो टोटल 13 क्वेश्चंस थे मेरे पास, उनको हमने उनका आंसर्स मैंने आपको दिया है। तो चलिए एक एक करके जरा सोल्व करते हैं। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में कोई मिस्टेक ना कर बैठा हूं। तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी मेथड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे इस डीपीपी के, एक दो क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपने उनको सोल्व किया होगा। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन 1 में आपको एक इनफाइनाइट लेटर दे रखी है और उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस आपको बताना है। जरा देखिए, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो इनफाइनाइट लेटर है वो कुछ इस तरह की है, मतलब उसमें कपल्ड कॉइल आपको लगा रखी है, इसमें आपको एक कपल्ड कॉइल दे रखी है और ये अप टू इंफिनिटी है दोस्तों, अप टू इंफिनिटी। अब इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस है दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 2 हेनरी एंड डॉट डॉट ऊपर दे रखा है और ये दे रखा है आपको 2 हेनरी। दिस इज 4 हेनरी, नॉट 2 हेनरी, यहाँ पे 4 हेनरी है भाई। ठीक है, तो दिस इज 4 हेनरी। चलिए, तो अब आपको, और ये ऐसे यहाँ पे भी दे रखा है, ये भी आपका 2 हेनरी है, इधर वाला आपको 2 हेनरी दिया हुआ है, इधर वाला 4 हेनरी दिया हुआ है, और अप टू इन्फिनिटी आपको कुछ इस तरह का दे रखा है। ये पॉइंट है मेरे पास ए, इधर वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास ए है, इधर वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास बी है। तो आपको LAB आपको बताना है कि LAB क्या होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या आएगा।
तो अब इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका टी इक्विवेलेंट में बनाऊंगा। तो जरा देखिए इसका जो टी इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरह का बनेगा। सिमिलरली अगले का भी टी इक्विवेलेंट बनाऊंगा मैं, अगले का भी टी, और तो हर एक का आपको टी इक्विवेलेंट बनाना है और टी इक्विवेलेंट इनके सिमिलर बनते चले जाएंगे। बताइए सबसे पहले ये क्या होता है, ये होता है L1 माइनस M, L1 इज 2, M इज 2, तो इसका मतलब ये तो 0 हेनरी बनेगा। फिर आप बोलिए यहाँ पे M होता है, M इज 2 हेनरी, और यहाँ पे होता है L2 माइनस M, L2 इज 4, M इज 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 हेनरी। अगेन 0, 2 हेनरी, 2 हेनरी। फिर अगला फिर से ऐसे ही आएगा, यहाँ पे एक और T बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से आपका T बन जाएगा, और जरा देखिए उसमें क्या बनेगा, दिस इज 2 हेनरी, ये आपका 2 हेनरी, ये आपका 0 हेनरी, ठीक है, और ये अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, ठीक है भाई। ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है। तो अब जरा देखिए इसको कैसे सोल्व करें, ध्यान से देखो, जीरो का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे बोल सकता हूं, यहां पे 2 हेनरी आएगा, यहां पे 2 हेनरी आएगा, ये 2, अब अगला देखो ये 0 हट गया, यहां पे आपका 2 हेनरी बनेगा, दिस इज 2, और यहां पे आपका 2 हेनरी बनेगा, 2 हेनरी ये और 2 हेनरी ये, ठीक है, यहां पे आपका 2 हेनरी हो गया। अब आज ये आगे यहां पे फिर से 2, 2, ठीक है, तो नीचे आपका 2 हेनरी आ गया, और यहां पे भी आपका 2 हेनरी आ गया, ठीक है, दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 2 हेनरी, और ये क्या है अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है। तो अब आप बताइए, ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 2, 2, 2, 2, तो आप क्या मान लोगे, यहां से इसको x मान लो, इसका जो इक्विवेलेंट है इसको आप यहां से आगे का आप x मान लीजिए। अब एक कड़ी अगर मैं हटा दूं तो उससे आगे का भी क्या रहेगा, ये x रहेगा, तो ये इनफाइनाइट लेटर वाला केस बन गया। तो अब जरा देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 2 हेनरी, और यहां पे भी मेरे पास 2 हेनरी है, और इसका जो बीच का जो इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी x, मैं इसको x लिख सकता हूं, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी आपका x आएगा। बोलिए दोस्तों, अब मुझे x की वैल्यू बतानी है, दिस x इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट, ये x जो है यही मेरा L इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो अब बताइए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स, ये इनका इक्विवेलेंट आ गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू x, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, बोलिए 2x प्लस 4, तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे पास कुछ इस तरह का नहीं आया भाई, एक बार जरा देखिएगा, एक मिनट जरा रुकिए, L1 माइनस M और L2 माइनस M, तो हाँ मे भी मैंने आंसर गलत दे दिया आपको, ठीक है। तो जरा देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ये माइनस 4ac इज दिस डिवाइड बाई 2a, ठीक है भाई। तो यहां से जो L की वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट अगर करें, तो मैं जरा कैलकुलेटर देखता हूं मेरे पास है कि नहीं है, तो मे भी मैं अगर आप इसको सोल्व करूं तो बनेगा -1 प्लस ये 20 बनेगा, और 20 को √5 आप लिख सकते हो, मैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला तो लूंगा नहीं खैर। तो ये मेरे पास L इक्विवेलेंट आएगा भाई, ठीक है, ये मेरे पास L इक्विवेलेंट आएगा। पहले जो मैंने आंसर दिया था वो था 3.24, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 2.24 है, -1 करोगे तो 1.24 आंसर आएगा, 1.24 हेनरी, इसको करेक्ट कर लीजिए भाई, ठीक है, 1.24, एक बार देख लीजिए मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, ठीक है। तो आंसर इज 1.24, दिस इज 1.24 हेनरी, ठीक है भाई, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो कई बार इस तरह की मैंने क्या कर दिया गलती से, मैंने यहां पे एक 2 हेनरी और ले लिया आगे, बस ये मिस्टेक हो गई मेरे से। तो इसका मतलब 1.2 हेनरी में 2 अगर ओवर ऐड कर दोगे तो 3.24 बन जाएगा, ठीक है, बट आंसर क्या आएगा 1.24 हेनरी, ठीक है भाई, ये आंसर करेक्ट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, दिल पे ना ले। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एक ट्रांसफॉर्मर, और आपको करंट की वैल्यू बतानी है, आरएमएस करंट की। जरा देखिए मैं ट्रांसफॉर्मर को एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रहा हूं, मैं थोड़ा सा अलग तरह से बना रहा हूं। जरा देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मर है, डॉट यहां पे है, डॉट यहां पे है, डॉट ऊपर ऊपर आएगा, ओरिएंटेशन के हिसाब से आप लगा सकते हो, 2:3 है, ठीक है, ये 2:3 है, और यहां से इन दोनों को ज्वाइन किया गया है,
और नीचे मेरे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम। ये जो है ये मेरे पास 4 ओम है और यहाँ पे मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाइए इधर, यहाँ पे आपको 10 ओम लगाया गया है, ये जो है ये मेरा 10 ओम है और यहाँ पे करंट आपको दिया हुआ है IT, दिस करंट इज IT। तो अब जरा देखिएगा, ये है मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स, ये है मेरे पास वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू जो है वो है 20 sin ओमेगा टी प्लस 30, 20 sin ओमेगा टी प्लस 30, ये वोल्टेज दे रखी है। आपसे पूछा दिस करंट IT, इसके RMS वैल्यू पूछिए। तो सुनिए, अगर मैं यहां की वोल्टेज को 2V1 ले लूं तो यहां की वोल्टेज अपने आप 3V1 बन जाएगी क्योंकि 2:3 का रेशियो है। अच्छा, यहां पे करंट दे रखा है I1, मैं इसको अगर मैं I मान लो, चलो I1 मान लो, यहां का करंट दे रखा है I, तो इधर का जो करंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1.5I। रेशियो से देखो ना, टर्न रेशियो से आप लिख लो 1.5I। अब बताओ, ये जो करंट है इधर आ रहा है, यहां से वापस आएगा 1.5, इधर आएगा I आगे जाएगा, तो इधर कितना आएगा 0.5I, 0.5I नीचे आएगा। मुझे इसकी RMS वैल्यू चाहिए, तो चलिए मैं KVL लगा रहा हूं इसमें। इस लूप में अगर मैं KVL लगाऊं और साइन को रेफरेंस मान लूं तो बनेगा 20 एंगल 30 माइनस ये क्या बन जाएगा 3I माइनस 2V1 माइनस 2I इक्वल टू 0। मैंने इस लूप में KVL लगा दिया। अच्छा, अब यहां पे ये पोलैरिटी आई वोल्टेज। अब दूसरे लूप में आ जाइए, इस लूप में आ जाइए, तो यहां पे देखिए ये बनेगा 2I प्लस 3V1 माइनस 10I इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखना चाहे तो यहां से बनेगा 8I इक्वल टू 3V1 और V1 की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 8/3I। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आ गया V1। अब ये पुट कर देता हूं मैं इसके अंदर, तो जरा देखिए क्या बना, ये बना 20 एंगल 30 माइनस 2V1 और V1 की जगह पे क्या लिखोगे 8/3I। V1 की जगह पे 8/3I आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा 5I, दैट विल बी 0। ठीक है, अब जरा देखिए क्या बन गया, ये बन गया 20 एंगल 30 माइनस 16 और ये माइनस 16 है, ये माइनस 15 है, तो 31 बन जाएगा, तो माइनस 31/5I। यहां से I की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 एंगल 30 डिवाइड बाई 31 और ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 नहीं 3, माफ कीजिएगा, ऊपर आएगा 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60/31 एट एन एंगल ऑफ 30। लेकिन सुनिए, ये RMS करंट नहीं है, ये मैक्स करंट है क्योंकि वोल्टेज की मैक्स वैल्यू से है, तो मुझे तो इसकी IT की RMS वैल्यू चाहिए ना भाई। अगर RMS वैल्यू निकालोगे तो 60/31 √2 कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज 1.37। तो आसान क्वेश्चन था और सिंपल KVL KCL से और ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो के हिसाब से, डॉट के हिसाब से हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दे रखा है, मुझे लगता है तो बहुत ही आसान है। आपको इसमें गलती से C की वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं गिवन थी, तो C की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं भाई 1/4 फेरेड, जानबूझ के 1/4 ले रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 4 ओम। अब आगे कपल्ड कॉइल लगा रखी है। ठीक है, अब तो देखिए यहां पे एक कपल्ड कॉइल लगा रखी है, यहां पे एक आपकी कपल्ड कॉइल लगा रखी है, और जो कपल्ड कॉइल है यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है, और ये 2 हेनरी का दे रखा है। जो कपलिंग है इसका वो 2 हेनरी है। दिस इज 2 हेनरी एंड दिस इज 6 हेनरी, कुछ इस तरह का आपको दे रखा है। एंड यहां पे एक 6 ओम है, 6 ओम है, और ये मेरे पास जो है वो RL है, दिस इज RL, कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL द पावर ट्रांसफर टू RL इज मैक्सिमम। RL की मैं क्या वैल्यू लूं सो दैट जो पावर ट्रांसफर होगी RL को वो मैक्सिमम हो, मुझे ये देखना है। इस कपल्ड कॉइल को आप इसका T इक्विवेलेंट बना लो, तो अगर आप इसका T इक्विवेलेंट बनाओगे, अच्छा यहाँ की जो वोल्टेज वैल्यू दे रखी है वो आपको 20 साइन कितना दे रखा है, सुनिए 10 साइन 2t प्लस 30, 10 साइन 2t प्लस 30। अब सुनिएगा,
ओमेगा 2 दे रखा है। तो मैं अगर इसका इंपीडेंस की फॉर्म में बनाऊं और इसका टी इक्विवेलेंट बना लूं तो जरा देखिए इसका कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज 2 ओम, ये जो कैपेसिटर है ये बन जाएगा माइनस J2 ओम, ओमेगा 1/j ओमेगा सी करोगे ना तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पे मेरे पास 4 ओम आएगा। अब आइए, अब यहां पे एक टी इक्विवेलेंट बनेगा दोस्तों, और जो टी इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। जो टी इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो बनेगा ये 0 हेनरी का है, तो 0 ओम ही बनेगा ये। यहां पे क्या बनेगा, ये 4 हेनरी बनेगा, L2 - N, ठीक है। और अगर आप इंपीडेंस की फॉर्म में लिखोगे तो J8 बनेगा, बिकॉज ओमेगा इज 2। ये जो बनेगा ये बनेगा J4, ठीक है। और यहां पे है मेरे पास 6 ओम, और यहां पे मुझे RL लगाया गया है। आपसे पूछा गया है RL की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो इससे इधर का मुझे थेवेनिन इंपीडेंस चाहिए दोस्तों, तो इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं, सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूं, और यहां से आगे का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, उसके सीरीज में ही आएगा, जो भी इनका इंपीडेंस आएगा उसके पैरेलल में ही आ जाएगा, उसके सीरीज में 6 + J8 आ जाएगा। जो भी इसका Z थेवेनिन आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू RL। सिंपल कहानी है, ठीक है। मैंने टी इक्विवेलेंट का सहारा लिया, टी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उससे मैंने Z थेवेनिन निकाल लिया आगे का, और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू RL की। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। मेरे पास जो RL की वैल्यू आई है वो है 13.50 ओम, ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको ये टी इक्विवेलेंट बनाना था बस, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सुपरपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी आसान क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बस कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन में। जरा देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। दिस इज 6 ओम, ये आपका 6 ओम दे रखा है। यहां पे आपको 2 फेरेड दिया हुआ है, 2 फेरेड, और ये जो सोर्स है ये है 40 sin ½ t, 40 sin ½ t, 40 sin ½ t। अब इधर आ जाइए, यहां पे एक इंडक्टर लगा हुआ है और ये डीसी सोर्स लगा हुआ है। ये है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और यहां पे आपको दे रखा है 2 हेनरी। दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, एंड तो मैंने इसका आंसर आपको गलत दिया है भाई, मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो दिया गया है वो गलत है। क्यों गलत दिया है मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेट किया है उसमें एक मिस्टेक कर दिया। मैंने इस ब्रांच का करंट निकालने की कोशिश की है, बल्कि मिक्स कर दिया मैंने, सही बताऊं तो इसमें मिस्टेक कर दिया है। तो कोई बात नहीं, एक बार जरा दोबारा से देख लीजिए इसको। यहां पे आपका 3 ओम है। तो इस तरह का मेरे पास एक क्वेश्चन है ये। अब आपसे पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट आईटी, नीचे की तरफ आपको करंट आईटी की आरएमएस वैल्यू बतानी है। कि इस करंट की आईटी की आरएमएस वैल्यू बतानी क्या होगी, आईटी आरएमएस, इसकी क्या वैल्यू आएगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनिए। इसमें सुपरपोजिशन लगेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यहाँ पे हाफ है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई है उसकी वजह से यहाँ पे सुपरपोजिशन लगेगी। तो चलिए जरा सुपरपोजिशन लगाते हैं, और सबसे पहले डीसी के केस में निकालते हैं। केस 1 फॉर डीसी, मैं डीसी के लिए सोल्व कर रहा हूं। तो डीसी के लिए कैपेसिटर जो है ओपन, इनको डीएक्टिवेट कर दो पहले सोर्सेज को, और डीसी के लिए स्टडी स्टेट में करंट निकालिए। तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। तो जो सर्किट बनेगा डीसी के केस में वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इंडक्टर मेरा शॉर्ट हो गया, और यहां पे 10 वोल्ट आ गया मेरे पास, दिस इज 10 वोल्ट, ठीक है। अब आज ये रजिस्टर इधर कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे पास, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट हो गया, यहां पे मेरे पास 3 ओम रह गया, दिस इज 3 ओम, ठीक है। और इसको मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, इधर से मेरा ओपन पड़ा है भाई, इधर कोई करंट नहीं जाएगा कैपेसिटर की वजह से। तो मेनली जो करंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा 2 एम्पियर, लेकिन मुझे नीचे की तरफ चाहिए। तो जो I1t आएगा, I1t नीचे की तरफ, जो पहले डीसी सोर्स की वजह से जो करंट आएगा, मैं उसको I1t लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू -2 एम्पियर। तो पहले सोर्स की वजह से -2 आएगा। तो सिंपल कहानी थी ये, तो इजीली हमने सोल्व कर दिया। अब आइए इस सोर्स की वजह से, ये सोर्स देखते हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहां पे जरा देखिए, दिस इज 6 ओम, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो अब आपका क्या बनेगा, -j बनेगा। आप चेक करना, 1/j ओमेगा c होता है, ओमेगा इज हाफ एंड c इज 2, तो ये -j बनेगा। और ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 ∠0,
इसको मैं 40 एंगल 0 लिख लेता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस कोई एंगल तो है नहीं तो एंगल 0 लिख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो इंडक्टर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा J4 ओमेगा L, नहीं 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 जे बनेगा भाई, अकेला जे बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज हाफ, एल इज 2। ये जो सोर्स है डीसी सोर्स ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपका ये भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, सिंपली यहां पे 5 ओम आएगा, 5 ओम आएगा। मुझे ये करंट बताना है, इस करंट को मैं I2T बोल रहा हूं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई। मैंने आंसर जो है वो गलत दे दिया इसका, ठीक है। मैंने गलती से ये करंट निकाल दिया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मैंने गलती से ये करंट निकाल दिया है, आपको निकालते टाइम, ठीक है। असल में ये करंट आएगा, तो करंट कितना आएगा पहले ये देखिए, 40 एंगल 0 डिवाइड बाई इनका पैरेलल लो, और ये 6 माइनस जे प्लस इनका जो पैरेलल आएगा 5J डिवाइड बाई 5 प्लस जे। ये तो मेरा करंट आएगा टोटल यहां से। अब उसको डिवीजन करना है यहां पे, तो इनटू में क्या कर दो, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस, तो यहां से मेरे पास I2T करंट आ जाएगा और मैक्स वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा I2T, ठीक है। I2T की मेरे पास मैक्स वैल्यू आएगी। तो मेरे पास कैलकुलेटर, मैं जरा देखता हूँ कैलकुलेटर अगर मेरे पास है तो मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। हाँ जी, तो मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है, जरा देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको। तो 40 डिवाइड बाई 6 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये जो बनेगा, इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाल लिया, इनटू में कर दो इसको, क्या चीज़, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया है दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू 6.33 एट एन एंगल ऑफ 10.95 माइनस 10.95, ये है दोस्तों। तो ये मैक्स वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप साइनसॉइड की फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा 6.33 साइन ऑफ क्या बनेगा, हाफ टी माइनस 10.95। अभी भी एक बार चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइए नंबर 3 है ये सोर्स। तो इस सोर्स की वजह देखते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, तो जरा देखिए क्या बनेगा। यहां पे बनेगा 6 ओम, ये जो बनेगा कैपेसिटर, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में जे ओमेगा सी, ओमेगा इज 2 एंड सी इज 2, तो माइनस जे बाई 4, और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा ये सोर्स। अब बताइए इंडक्टर, यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा J4 जे ओमेगा एल, एल इज 2 ओमेगा इज 2, तो J4 बन जाएगा। वोल्टेज सोर्स मेरा डीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है भाई, वोल्टेज सोर्स मेरा डीएक्टिवेट हो गया। अब आइए यहाँ पे 3 और ये 50 एंगल 30, तो 5 लिख दो इसको, 2 + 3 5, और यहाँ पे 50 एंगल 30, दिस इज 50 एंगल 30। देखिए दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन को मैंने रेफरेंस ले लिया 50 एंगल 30। अब बताइए, तो जो करंट आएगा दैट विल बी 50 एंगल 30 डिवाइड बाई 5 प्लस इनका इक्वलेंट निकालना है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस जे 0.25, ये इंपिडेंस इनटू J4 डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल करोगे तो 6 + J 3.75, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बन गया दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास नेट करंट आएगा जो इधर से आएगा, ठीक है भाई। एक बार देख लीजिए, टोटल इंपिडेंस जो है इनका पैरेलल ले लिया हमने, इसका और इसका, और उसमें 5 को ऐड कर दिया। ये मेरा टोटल इंपिडेंस है 50 एंगल 30 डिवाइड बाय टोटल इंपिडेंस कर दिया, तो ये मेरे पास करंट आ गया। दिस करंट इनटू, मुझे तो ये करंट चाहिए ना नीचे वाला। अब बताओ करंट डिवीजन रूल लगा दो, बताओ 6 माइनस J 0.25 डिवाइड बाय टोटल इंपिडेंस 6 + J 3.75, कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये मेरा I3 बनेगा भाई। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, जरा देखिए। 50 एंगल 30 ऊपर है मेरा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 5 प्लस, बोलिए क्या है, 6 माइनस 0.25 आयोटा। अब यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाती है भाई, ठीक है, तो दिल पे ना ले, है ना। ये बन जाएगा 6 + 3.75 आयोटा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
6 माइनस 0.25 आयोटा डिवाइड बाई 6 प्लस 3.75 आयोटा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आ गया 5.68 एट एन एंगल ऑफ -26.44, ये आया दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए, ये भी मेरी मैक्स वैल्यू है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो अगर आप इसको साइनसॉइड में लिखोगे तो 5.68 साइन ऑफ 2t माइनस 26.44, सिंपल। बट मुझे तो अब नेट करंट जो था यहाँ पे, जो एक्चुअल करंट था ये वाला IT, इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। इसमें डीसी भी है और इसमें एसी करंट भी है, तो पार्शियल रिलेशन लगा देता हूँ। IT RMS जो बनेगी, IT RMS विल बी इक्वल टू रूट ऑफ DC कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1/2। DC कंपोनेंट -2 था तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 AC कंपोनेंट का स्क्वायर। AC एक तो 6.33 है, तो 6.33 का स्क्वायर प्लस एक कौन सा है 5.68 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू आप जरा कैलकुलेट कर दीजिए, तो मैं जरा कैलकुलेट कर देता हूं। 4 प्लस 1/2 इंटू, बोलिए इंटू क्या आएगा, 6.33 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 5.68 इसका स्क्वायर हो गया, और जो आंसर आएगा इसका दैट विल बी 6.34। मैंने जो पहले आंसर दिया है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है भाई, आंसर आएगा 6.34 एम्पियर, ठीक है भाई, ये आंसर करेक्ट है। तो इसको एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्विवेलेंट इंपीडेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है। जरा देखिए, सर्किट कुछ इस तरह का दे रखा है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। दिस इज 2 हेनरी और यहां पे आपकी ये कपल्ड कॉइल लगा रखी है, ठीक है भाई। इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस है 6 हेनरी इसका है और 6 हेनरी यहां पे है, और इनकी जो कपलिंग दे रखी है दैट इज 3 हेनरी डॉट डॉट। अच्छा, ये भी आपस में कपल्ड दे रखे हैं। इनकी जो कपलिंग है दैट इज यहां पे 2 हेनरी है, ये है मेरे पास 4 हेनरी और ये है मेरे पास 8 हेनरी। आपको इसका L इक्विवेलेंट बताना है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा। तो कहानी बड़ी सिंपल है, कैसे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट देखिए। अब पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में अगर आपको याद हो, 2 इंडक्टर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, जरा देखिएगा। मान लीजिए दो इंडक्टर हैं, एक L1 है एक L2 है, और ये इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है M और डॉट डॉट यहां पे लगा रखे। तो इसका जो L इक्विवेलेंट होता है दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2M, समथिंग कुछ इस तरह का होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। तो इसको मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। तो ये इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बनेगा। अब बताइए 6 और M की वैल्यू 3 है, तो आप बताओ क्या बनेगा। ये बन जाएगा 6 × 6 इज 36 माइनस M स्क्वायर, तो 9 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, तो 12 माइनस 6, तो नीचे 6 आ जाएगा, तो 27/6, और इसको अगर आप कट करोगे तो 9/2 आएगा दोस्तों। 9 मतलब 4.5 हेनरी आ गया आपके पास। 4.5 हेनरी जो है इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, उसमें 2 और ऐड कर दो तो ये 6.5 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंपली लिखूं तो ये अब कुछ इस तरह का बन गया। अगर सिंपल तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ अब इस तरह का बन गया दोस्तों। ये जो है ये बन गया 6.5 हेनरी, आगे है 8 हेनरी, और यहां पे क्या आ गया 4 हेनरी, डॉट यहां पे है और दूसरा डॉट यहां पे है, और कपल्ड है आपका 2 हेनरी से, ठीक है। ये आपको L इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब इसका L इक्विवेलेंट आपको बताना है क्या होगा L इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जरा देखिए L इक्विवेलेंट आप इसका कैसे निकाले, जरा देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे मैं एक वोल्टेज सोर्स मान लेता हूं VT, और ये करंट को मैं IT मान लेता हूं, और इस करंट को मैं I1T मान लेता हूं। ये जो करंट आएगा ये आएगा IT माइनस I1T। मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं VT की वैल्यू को, यहां से IT करंट जा रहा है, dIT/dt की टर्म में अगर मैं निकाल दूं तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वो मेरा L इक्विवेलेंट बन जाएगा। सिंपल कहानी है बस। जैसे VT को IT की टर्म में R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो क्या करते हो, VT को IT की टर्म में निकाल देते हो और जो कोफिशिएंट होता है वो R इक्विवेलेंट बन जाता है। ऐसे ही इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या करेंगे, VT की वैल्यू को dIT/dt की टर्म में निकालेंगे और जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा L इक्विवेलेंट बन जाएगा। अब निकाले कैसे इस कोफिशिएंट, इसको
कैलकुलेट कैसे करें, तो जरा देखिए केवीएल लगाते हैं, एक बार इस लूप में लगा दो, एक बार इस लूप में लगा दो। तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊंगा तो बनेगा VT माइनस, करंट इधर से इधर जा रहा है, इसमें भी डॉट से लीव कर रहे हैं, दोनों से डॉट से लीव कर रहे थे। आप बताइए सबसे पहले यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी, माइनस L DIT/dt, ये वोल्टेज, और क्योंकि डॉट से ये भी लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है, तो M म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी साइन सेम ही आएगा, M d/dt ऑफ जो करंट है वो I1t है, इसमें I1t है, तो ये वोल्टेज यहाँ की हुई है टोटल। अब आइए यहाँ पे -8 dI1/dt, ये तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब ये इसके साथ मैग्नेटिकली कपल्ड भी है, तो सेम साइन आएगा -2 dIT/dt, di/dt इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो VT इक्वल टू क्या बन गया, dIT/dt का क्वेश्चन देखो, 4 यहां से 2 यहां से 6 आ गया, 6 dI/dt, ये तो 6 बन गया यहां पे। अब आप बताइए I1 क्या बनेगा 10, तो प्लस 10 dI1/dt, ये आपका 10 वाला बन गया, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगा भाई, VT की वैल्यू IT और I1t की टर्म में हमारे पास आ गई है, एक में 6 है एक में 10 है, ठीक है ना। अब चलिए अब दूसरे लूप में लगाते हैं, इस लूप में ध्यान दीजिएगा, इसमें पोलैरिटी ये बनेगी बिकॉज करंट इसमें ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसमें ये पोलैरिटी बनेगी। मुझे यहाँ पे dI1t/dt दिक्कत दे रहा है, मुझे VT की वैल्यू dIT/dt की टर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे I1 वाला टर्म गड़बड़ कर रही है। तो अगर मैं इस लूप में इक्वेशन बनाऊं तो आप बताइए, सबसे पहले आएगा 8 dI1/dt, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे एक और वोल्टेज भी आएंगे ना म्यूचुअल की वजह से, विच इज 2 dI/dt, ये म्यूचुअल की वजह से होगी, तो यहाँ की वोल्टेज होगी भाई। अब इधर आ जाओ, -6.5 d/dt ऑफ I-I1 और इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहां से बताइए जो di/dt की टर्म है वो कितनी बनेगी और dI1/dt की टर्म कितनी बनेगी, तो बताइए ये 8 यहां पे है और 6.4 यहां पे, तो 14.5 बन गया, ये 14.5 dI1/dt, एक तो ये टर्म बन गई, जरा देखो 8 यहां से 6.4 यहां से, तो 14.5 dI1/dt, और यहां पे क्या बनाएगा, ये जो है ये 4.5 उधर चला जाएगा, इक्वल टू 4.5 dI/dt। एक बार देख लीजिए भाई, तो dI1/dt की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4.5 डिवाइड बाय 14. अब वो यहां पे पुट कर देता हूं मैं जरा, तो यहां पे बताओ VT की वैल्यू क्या आएगी, VT विल बी इक्वल टू 6 तो यहां पे है प्लस 10 इंटू यहां पे dI1/dt की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 4.5 डिवाइड बाय 14.5, 4.5 डिवाइड बाय 14.5, और इंटू में क्या आएगा यहां पे साथ में dI/dt, ये बनेगा। तो ये जो है ये मेरा L इक्विवेलेंट बन गया दोस्तों। अब इसकी वैल्यू देख लो, 6 प्लस 45 डिवाइड बाई 14.5, तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, वो मैं बता देता हूं, मेरे पास जो आंसर है दैट इज 9.10 हेनरी, ये आंसर आएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखेगा क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम, मैं वो डायग्राम नहीं बना रहा हूं, और यहां पे एक एलिमेंट लगा रखा है, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है V, करंट है I, और V वर्सेस I दे रखा है आपको, V वर्सेस I आपको दे रखा है। V की जो वैल्यू है दैट इज 20, ये जो है ये 20 है और ये है मेरे पास 2। तो आप बोलिए यहां से इसका अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाऊं तो थेवेनिन वोल्टेज जो है वो 20 बनेगा, और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका 10 ओम बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। अब ये कह रहा है इफ द लोड इज 4 ओम, ये कह रहा है यहां पे अगर मैं 4 ओम कनेक्ट कर दूं, इफ द लोड इज 4 ओम, अगर मेरा लोड जो है वो 4 ओम में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू आपको बतानी है, ये जो करंट आएगा क्या आएगा, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो I विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 14, इतना एम्पियर आएगा। तो इसकी वैल्यू आप मुझे लगता है कैलकुलेट कर सकते हो, और ये जो था क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर आएगा 1.43 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, तो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है, सुनिए। आपको एक लीनियर नेटवर्क दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको एक लीनियर नेटवर्क दे रखा है, लीनियर नेटवर्क दे रखा है, और उसमें लोड लगा रखा है, दिस इज 4 ओम, यहां पे आपको 4 ओम लगा रखा है, ठीक है, और यहां पे VT है और एक जगह पे IT है। दिस वोल्टेज इज VT
एंड दिस करंट इज IT। कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है भाई, ठीक है। करंट में भी उल्टी डायरेक्शन है, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये कह रहा है इफ ओनली VT इज एक्टिवेटेड द पावर एब्जॉर्ब बाय 4 ओम, जो पावर एब्जॉर्ब बाय 4 ओम है दैट इज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है। कब? जब केवल VT एक्टिवेटेड है। इसका मतलब जो करंट आएगा यहां पे, जो I1 करंट आएगा इसकी वजह से, 100 की वजह से, चाहे वो ऊपर आए चाहे वो नीचे आए मुझे नहीं पता, बट जो करंट आएगा दैट मस्ट बी 5 एम्पियर, क्योंकि I1 का IRMS का स्क्वायर इंटू R जो होता है वही तो 100 बनेगा ना। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी आपकी I1 की वैल्यू 5 एम्पियर बनेगी, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये कह रहा है इफ ओनली I1 इज एक्टिवेटेड, अगर मैं केवल इसको एक्टिवेट कर दूं तो जो पावर है दैट इज इक्वल टू 16 वॉट। इसका मतलब अब जो करंट आएगा दैट विल बी 1 एम्पियर। I2 का स्क्वायर इंटू R मस्ट बी इक्वल टू 16 कर दो तो मेरे ख्याल से 2 आएगा, माफ कीजिएगा, 2 एम्पियर आएगा। अब जो करंट आएगा दैट मस्ट बी कितना होना चाहिए बताइए? 2 एम्पियर। अब आपसे क्या पूछा है सुनो, इफ ओनली I1 इज एक्टिवेटेड, नहीं, इफ फाइंड द मिनिमम पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड व्हेन बोथ द सोर्सेज आर एक्टिवेटेड। ये कह रहा है अगर मैं दोनों सोर्सेज को एक साथ एक्टिवेट कर दूं तो मिनिमम पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी, आपसे ये पूछ रहे हैं। मिनिमम पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी आपसे ये पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मिनिमम पावर कैसे निकालें? सोचिए अगर ये दोनों डीसी डीसी के हैं तो एक करंट अगर ऊपर से नीचे मान लोगे, एक करंट, मिनिमम पावर इसमें तभी आएगी जब मिनिमम करंट होगा, सिंपल सी बात है। और मिनिमम करंट होने के लिए इन दोनों को अगर मैं ऑपोजिट मान लूं तब मेरा मिनिमम करंट आएगा। इसका मतलब एक 5 है तो एक उल्टा ले लो उसका, तो नेट करंट जो आएगा I दैट मस्ट बी इक्वल टू 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर लोगे, अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लिया तो नेट करंट आपका जुड़ के 7 एम्पियर हो जाएगा। अगर मैं सेम फ्रीक्वेंसी का सोर्स मान लूं तो नेट RMS करंट जो है वो 7 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेम फेज में मान लूं और सेम फ्रीक्वेंसी का मान लूं तो 7 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है, तो फिर क्या करें? फिर इनको ऑपोजिट मान लो। ऑपोजिट में मिनिमम केस बनेगा कितना? 3 एम्पियर का। 3 एम्पियर का मिनिमम आपका करंट बनेगा। तो आप बताइए जो पावर जो आएगी, पावर की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये बन जाएगा 36 वोल्ट, ठीक है भाई। तो आंसर मस्ट बी 36 वोल्ट, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सुनिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपने किया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शायद इस DPP का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो थोड़ा लेबर था और कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। L था और ये R था। आपको क्या दे रखा है? आपको VT की वेव फॉर्म दे रखी है, VT की वेव फॉर्म दे रखी है कुछ इस तरह का। मेरे पास VT है 0 1 2 3, ये T इन सेकेंड्स, कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों, ठीक है। दिस वैल्यू इज Vm। अब सुनिए क्या दे रखा है आपको, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IT विल अकर एट T इक्वल टू 0.75। यहां पे इस इंस्टेंट पे ये कह रहा है करंट की जो वैल्यू आएगी, जो IT की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी मैक्सिमम। करंट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। इस इंस्टेंट पे ये वोल्टेज क्या है? अगर मैं इस करंट की इक्वेशन बताऊं तो ये बनेगा Vm sin pi t। ये उसका पार्ट है, ये Vm sin pi t का पार्ट है ये। और t की वैल्यू अगर मैं 0.75 रख दूं, 0.75, तो ये बन जाएगा Vm sin 3 pi by 4, और ये बन जाएगा Vm by √2। तो इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू है दैट इज Vm by √2। इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो Vm by √2, और ये कह रहा है कि करंट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा कह रहा है द वेवफॉर्म ऑफ करंट इज पीरियोडिक, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IT इज 10 एम्पियर। ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू जो है करंट की वो जो है वो 10 एम्पियर है। ये भी दे दिया इसने कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी और कितनी आएगी, 10 एम्पियर आएगी। आपसे क्या पूछा सुनिए, द एवरेज करंट थ्रू द RL लोड। आपसे पूछा RL लोड में एवरेज करंट कितना जाएगा। जरा देखिए दोस्तों, मुझे एक बात है, अगर मैं इसमें KVL लिखूं तो क्या बनेगा KVL? ये बनेगा VT माइनस L DIT by dt माइनस R इंटू IT, एंड दैट मस्ट बी 0। अगर मैं बोलूं करंट का मेरे पास मैक्सिमा आ रखा है, अगर करंट का मैक्सिमा ले लूं मैं किसी इंस्टेंट पे, अगर मैं करंट का मैक्सिमा ले लूंगा तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा? उस इंस्टेंट पे DIT by dt क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, इट विल बी 0। जहां पे करंट का मैक्सिमा आएगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0।
इसका मतलब है ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी केवीएल की वो बनेगी वीटी माइनस आर आई टी इक्वल टू जीरो, और ये आई टी मैक्स बनेगा भाई, क्योंकि जिस टाइम मैक्सिमम होगा उस टाइम उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो आएगा, तो ये बनेगा। तो यहां से आई टी मैक्स की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू वीटी डिवाइड बाई आर, और वीटी की वैल्यू आपको पता है कौन से इंस्टेंट पे मैक्स आ रहा है, इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम करंट आ रहा है। तो इस इंस्टेंट पे वीटी की वैल्यू क्या है बताओ जरा, वीएम बाई रूट टू आर। ये जो है ये मेरे पास मैक्सिमम करंट आएगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से वीएम बाई आर की वैल्यू आ गई है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 रूट 2, ये पता चल गया। अब आपसे पूछा इसमें एवरेज करंट क्या आएगा। मुझे एक बात बताइए, एवरेज करंट क्या होगा बताओ, एवरेज वोल्टेज जो इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज है डिवाइड बाय आर, ये एवरेज करंट होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज जीरो होती है। करंट अगर पीरियोडिक आ जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज जीरो आएगी, तो आप कह सकते हो जो भी एवरेज वोल्टेज यहां पे मिलेगी वो सारी सारी आर के अक्रॉस होगी, और यहां की जो वोल्टेज है वो तो यही है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, एवरेज वैल्यू बनेगी 2Vm बाई पाई। ठीक है, ये तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू है यहां पे, तो वही एवरेज वैल्यू आर के अक्रॉस आ जाएगी। अगर मैं इस एवरेज वोल्टेज को आर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आई टी एवरेज आ जाएगा, करंट की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जो एक करंट होगा इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए वीएम बाई आर की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है बताओ, तो 2 बाई पाई अलग से हो गया, और वीएम बाई आर की वैल्यू क्या है 10 रूट 2। एक बार बोलिए भाई सही है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, एक बार देख लो। वीएम बाई आर की वैल्यू मैंने सही निकाली क्या, वोल्टेज की वैल्यू वीएम बाई, हाँ ठीक है, और आर 10, तो इसका तो मैंने आंसर शायद इसका गलत ना कर दिया हो भाई। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिएगा क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो ये बन जाएगा 20 रूट 2 बाई पाई, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूं मैंने जो आंसर निकाला है, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है भाई। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी है। वीएम बाई आर, एक मिनट जरूर रुकिए, वीएम बाई आर की वैल्यू मैंने 1 बाई 10 रूट 2 रख दिया, तो वीएम बाई आर की वैल्यू तो 10 1 गलत कर दिया ना मैंने, ये ठीक है, ये करेक्ट है भाई। तो मेरा आंसर जो है वो मिस्टेक मैंने कर दी भाई, तो 20 रूट 2 डिवाइड बाई क्या बनेगा पाई। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। ठीक है, तो आंसर विल बी 9। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर दिया था वो गलत दे दिया है, आंसर जो आएगा वो 9 आएगा भी। ठीक है, आसान कहानी थी, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है सुनिए, आपको एक डायग्राम दे रखा है, दिस इज 10 ओम, और यहां पे इंडक्टर दे रखा है, और ये कोई कॉइल दे रखी है आपको, और यहां पे एक कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर C, दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 2 हेनरी, एंड दीज आर कपल्ड कॉइल्स, इनकी जो कपलिंग जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है दैट इज 2 हेनरी, ये आपका 2 हेनरी है, और यहां पे ये 4 हेनरी है भाई, दिस इज नॉट 2 हेनरी, दिस इज 4 हेनरी, ये है मेरे पास 4 हेनरी, और जो इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी है भाई। ठीक है, अब सुनिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C द पावर फैक्टर बिकम यूनिटी। ये कह रहा है यहां से जो पावर फैक्टर आना चाहिए वो यूनिटी आना चाहिए, अगर बाय डिफॉल्ट है तो सोर्स की पावर फैक्टर की बात करेंगे हम यहां से, इस नेटवर्क का पावर फैक्टर यूनिटी बनना चाहिए। इसका मतलब ये जो नेटवर्क है रेजोनेंस में काम करना चाहिए, सीधी बात है। इसका L इक्विवेलेंट निकाल लो, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है क्या 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 रेडियन पर सेकेंड पे ये रेजोनेंस पे काम करना चाहिए, पैरेलल रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है, पावर फैक्टर यूनिटी का क्या मतलब है, एट रेजोनेंस। ठीक है, तो आप बताइए क्या करोगे, L इक्विवेलेंट निकालिए, तो L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये तो इसका इक्विवेलेंट हो गया, और उसमें 2 हेनरी और ऐड कर दो, तो L ये आ जाएगा मेरे पास, कितना है बताओ जरा, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 2 4 हेनरी मेरे पास इंडक्टर आ गया। तो आप बताइए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू रूट ऑफ 4C, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप बताइए C की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1/16, 1/16, C मस्ट बी इक्वल टू 1/16। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मेरे पास आंसर क्या आया है, आंसर इज 1/16, 0.0625, दैट इज 0.0625 फैराड, ये आंसर आएगा। आसान कहानी थी, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है आपको, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक सर्किट दे रखा है, ये है 20 sin 2t, दिस इज 20 sin 2t, ये आपको दे रखा है, और यहां पे है मेरे पास 4 ओम,
दिस इज 4 ओम, और यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब यहां पे दे रखा है 10 एम्पियर और यहां पे दे रखा है अगेन 10 एम्पियर, मैग्नीट्यूड दे रखा है अभी। आपसे बोला गया है द एक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, सोर्स जो एक्टिव पावर डिलीवर करेगा दैट इज 1088 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, आपको पावर फैक्टर बताना है सर्किट का क्या होगा। अब लिखो, इसमें एक और चीज लिखी हुई है, क्या? दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो ये ट्रबल शूट करना इसको बोलते हैं और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस होगी। जरा देखिए दोस्तों कैसे आप करोगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे ग्राउंड मान लूं तो यहां की जो भी वोल्टेज होगी उसका जो भी एंगल होगा मुझे नहीं पता। एक मिनट के लिए मैं इस वोल्टेज को इधर दिखा देता हूं, मुझे नहीं पता ये कितने एंगल पे आएगी, बिकॉज ये 0 डिग्री दे रखा है, 20 एंगल 0 दे रखा है, 20 है 200 है, 200 एंगल 0 अभी माफ कीजिएगा, दिस इज 200 एंगल 0। तो अगर मैं इस वोल्टेज को इधर दिखा दूं तो ये जो 10 है ये इसके फेज में ही आएगा और ये जो 10 है ये इससे लीड करेगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो बनेगा 10√2। तो यहां से जो करंट आएगा दैट विल बी 10√2। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो 10√2 ये आरएमएस करंट है, इसके साथ कोई एंगल नहीं है तो आरएमएस लेके चलेंगे, इसका स्क्वायर इंटू आर, एक तो ये पावर आ गई प्लस 10 का स्क्वायर इंटू आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1088। मैंने एक्टिव पावर निकाल दी बस, और एक्टिव पावर ये रजिस्टर लेगा और ये रजिस्टर लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें पावर कंज्यूम निकाली और इसमें पावर कंज्यूम निकाल ली और इसको इसके बराबर कर दिया जो एक्टिव पावर दे रखी है। यहां से आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, एंड आर मस्ट बी इक्वल टू, जो आर आना चाहिए मेरे पास 2.88 आएगा। अगर मैं आर की वैल्यू 2.88 ले लूं, इसको अगर मैं 2.88 ओम ले लूं तो यहां की जो वोल्टेज बनेगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 28.8। मैग्नीट्यूड ये आएगा, एंगल मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। चलिए एक काम करता हूं, इसको मैं 0 डिग्री मान लेता हूं। आप बोलोगे सर 0 तो ये है, आप ऐसे कैसे मान सकते हो? कोई बात नहीं, एक बार इसको 0 मान के ये वोल्टेज कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको 0 मान लिया, तो ये है 28.8 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस, बताइए ये जो वोल्टेज आएगी क्या आएगी, 4 इंटू जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 10√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्यों भाई 45? क्योंकि अगर ये 0 डिग्री है ये वोल्टेज, तो ये जो करंट आएगा ये 45 डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। अब अगर आप टोटल सम करके देखोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू, जो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 200। इसका मतलब यहां पे ये गड़बड़ कर दी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये वोल्टेज जो है ये 200 के बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो वोल्टेज आएगी ये 200 के बराबर नहीं आएगी, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, आप बोलोगे सर 200 तो मैक्स वैल्यू है, ये तो आरएमएस वैल्यू आएगी, तो √2 से और मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आ रही है इसमें, ये परेशानी आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, तो इसलिए गलती आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए, आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज 10 ओम और यहां पे आपको एक कैपेसिटर दे रखा है और ये जो है ये मेरे पास 4 ओम और यहां पे 80 मिली हेनरी दे रखा है, 80 मिली हेनरी, कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों। और ये मेरे पास एक सोर्स है, ये मेरे पास एक सोर्स है। ठीक है, और सोर्स जो है वो VST है, सोर्स जो है वो VST है और यहां पे इसको स्पीकर बोला गया, दिस इज स्पीकर, ये कोई स्पीकर है। ठीक है भाई, अब सुनिए क्या कह रहा है ये, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्पीकर। इसको मैक्सिमम पावर किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा? पावर लेने वाला सिर्फ ये एलिमेंट है, तो मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम पावर इसको मिले, तो ऑब्वियसली करंट इसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो IRMS का स्क्वायर इंटू R, IRMS का स्क्वायर इंटू 4, ये मुझे मैक्स चाहिए, इसको मुझे मैक्स करना है, तो इसका मतलब करंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए मेरा। करंट मैक्सिमम तभी होगा जब ये कैपेसिटेंस और ये जो इंडक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि L और C एक दूसरे का नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट तभी होते हैं जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 1/√LC, सिंपल कहानी। ठीक है, L और C की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 1/√, और किलो रेडियन में आपको आंसर देना है, तो L की वैल्यू तो 80 × 10⁻³ है और C की जो वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज, C जो दे रखा है 40 नैनो फेरेड, तो 40 × 10⁻⁹,
तो आप बताइए क्या बन गया, ये बन गया 10⁶ डिवाइड बाई रूट ऑफ 3200। ठीक है, तो इसको आप अगर आप किलो रेडियन पर सेकंड में देखोगे तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है दोस्तों दैट इज 17.68 किलो रेडियन पर सेकंड, ये आंसर आया दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो इंडक्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, दिस इज L1, दिस इज L2, और इनका एक मतलब इनमें पोलैरिटी दे रखी है, मतलब डॉट दे रखा है, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। अब सुनिए क्या कर रहा है ये कह रहा है द टू कॉइल्स कनेक्टेड इन एडिंग पैशन हैव द टोटल इंडक्टेंस ऑफ 500 मिली हेनरी। इसका मतलब अगर ये एडिंग नेचर में है, इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, L1 + L2 + 2M, वो दे रखा है 500 मिली हेनरी। और अगर ये ऑपोजिंग नेचर में, मतलब डॉट इसका इधर ना आके, अगर इसका डॉट जो है वो मैं दूसरी तरफ लगा दूं, मतलब इस तरफ लगा दूं, तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो ये बनेगा -2M, और वो दे रखा है आपको 300 मिली हेनरी, कुछ इस तरह का दे रखा है। अच्छा, L1 इज 3 टाइम्स ऑफ L2, L1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ L2 आपको दे रखा है। आपको K की वैल्यू बतानी है, कपलिंग फैक्टर। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐड कर दूं यहां से तो ये 2M से 2M कट जाएगा, इसका मतलब L1 + L2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 400 मिली हेनरी, और L1 जो है वो 3L2 है, तो यहाँ पे 4L2 विल बी इक्वल टू 400 मिली हेनरी बन जाएगा, और यहाँ से L2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, ये आएगा। और जो L1 आएगा, L1 विल बी इक्वल टू 300 मिली हेनरी। सिंपली हमने इस तरह से कर दिया, L1 L2 आ गया। अब मुझे M चाहिए, तो वो यहां पे पुट कर दो, L1 L2 की वैल्यू M आ जाएगा, तो M विल बी इक्वल टू 500 माइनस L1 + L2, L1 + L2 400 बनेगा, तो यहां पे बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 मिली हेनरी, मतलब M की वैल्यू जो आएगी वो 50 मिली हेनरी आएगी। तो आप बताओ जो कपलिंग फैक्टर होता है वो K, वो क्या होता है, M डिवाइड बाई रूट ऑफ L1 L2, और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आप जरा देख लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू, मेरे पास जो आंसर है दैट इज वो बनेगा मेरे पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 0.2887 ये आएगा दोस्तों। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं यहीं पे जरा इसको इरेज कर देता हूँ और वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कराता, तो एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, आसान कहानी थी, सिंपल केस था। नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जरा देखिएगा क्वेश्चन 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिख रहा है लंबा बट असल में लंबा है नहीं। जरा देखिए, तो डायग्राम बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, अदरवाइज क्वेश्चन में दम नहीं है अभी। 2 ओम और यहां पे, तो इसमें सोर्स कन्वर्जन का कंसेप्ट आप लगाइए, मुझे लगता है कि इजीली आप सोल्व कर लोगे। दिस इज 4 ओम, दिस इज 10 ओम, 4 ओम 10 ओम, और ये जो करंट है ये 5 एम्पियर का दे रखा आपको, ठीक है। आगे आइए, यहां पे 2 ओम लगाए हुआ है, दिस इज 2 ओम, यहां पे 4 ओम एंड 10 ओम, 10 वोल्ट, दिस इज वोल्ट नॉट ओम, तो ये जो है ये मेरा वोल्ट है, 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। यहां पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस इज 6 ओम। अब आगे आ जाओ, 8 ओम, ये 8 ओम, अच्छा यहां पे एक करंट दे रखा IT, 8 ओम, 6 एम्पियर। तो जरा देखो डायग्राम बनाने में कितना फालतू का समय वेस्ट होता है, 6 एम्पियर, लेकिन मेरी तो मजबूरी है बनाना, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है डायग्राम, आप एग्जाम में सीधा सोल्व करोगे इसको। 6 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, 6 ओम, 6 ओम एंड 10 एम्पियर, ये है मेरे पास 10 एम्पियर, ठीक है जी, कुछ इस तरह का है दोस्तों। आपको इस IT की वैल्यू बतानी है, तो जरा देखिए कैसे करें। एक तो इसको ग्राउंड मान लो, सिंपल फंडा, जरा देखिए कैसे करें। ये जो है करंट सोर्स, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं,
तो ये 2 ओम सीरीज में आ जाएगा, 5 का ये 10 बन जाएगा। तो जरा देखिए कैसे बनेगा, इसको हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं। तो यहां पे क्या बन गया बताइए, यहां पे आ गया 2 ओम एंड 10 वोल्ट। अब बताइए 2 और 2 4 और ये भी 4, इसका मिलमैन इक्विवेलेंट बना दो। तो 4 और 4 का इक्विवेलेंट क्या बनेगा 2, और 10 और 10 पैरेलल में तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन मैं इसको हटा देता हूं, ये हट जाएगा पूरा, ठीक है भाई। और यहां पे क्या बन जाएगा बताइए, यहां पे बन जाएगा 2 ओम और ये 10। अब अगेन बताइए 2 और 2 4, तो 4 ये 10 ये और 4 10 ये, फिर से मिलमैन इक्विवेलेंट बना लूं तो ये फिर से ब्रांच हट जाएगी। तो जरा देखिए मैं इसको हटा देता हूं फिर से, ठीक है, ये आपका फिर से हट गया भाई। और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 4 की बजाय क्या हो जाएगी 2, और ये 10 का 10 बन जाएगा। अब इसको मैं मर्ज नहीं करूंगा क्योंकि ये करंट तो बताना है ना मुझे। अब इधर से आइए, इधर से अगर आएंगे तो क्या बनेगा, ये 6 और 10 60 वोल्ट तो ये बनेगा, और 6 ओम सीरीज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, 60 वोल्ट और 6 ओम, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, 6 ओम यहां पे आ गया और 60 वोल्ट यहां पे बन गया। अब बताइए, अब मिलमैन इक्विवेलेंट बनाइए इससे आगे का, तो 12 और 6 का पैरेलल जो करोगे वो अब मेरे ख्याल से 4 ओम बनेगा, और इसका इक्विवेलेंट जब निकालोगे 50 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं, 4 ओम और 50 वोल्ट, एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 4 ओम एंड 50 वोल्ट, थेवेनिन इक्विवेलेंट बोल दो या मिलमैन इक्विवेलेंट बोल दो, ठीक है भाई। 50 वोल्ट एंड 4 ओम। अब आप बताइए ये 10 ओम है और ये 50 वोल्ट है, तो इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दूं तो 5 एम्पीयर का करंट सोर्स बनेगा और रेजिस्टेंस बनेगा 10। तो जरा देखिए मैं इसको फर्दर इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब क्या बनेगा जरा देखिए, करंट सोर्स बनेगा 5 एम्पीयर का और रेजिस्टेंस बनेगा 10 का। 5 एम्पीयर का मैंने करंट सोर्स यहां पे लगा दिया, और रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के पॉइंट 10 का बनेगा, तो यहां पे लगा देता हूं रेजिस्टेंस 10, ठीक है। अब आप बताइए ये 10 और 8 का पैरेलल लीजिए, तो देखिए अब इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 6 ओम ये बन गया, इधर आ गया 2 ओम, और ये बन गया 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब आइए इधर, जरा बताइए ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या बनेगा, 80 डिवाइड बाई 18, 40/9। तो रेजिस्टेंस जो आएगा इधर वो 40/9 आ जाएगा, और मैं सीरीज में लिख रहा हूं उसको। और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स आएगा जिसकी वैल्यू जरा देखिए, करंट जो है वो 11 एम्पीयर का बनेगा, 11 एम्पीयर। तो करंट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, विच इज 40/9। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 440/9, ये आएगा दोस्तों। इससे करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। कितना करंट आएगा बताइए, वो बनेगा 440/9 माइनस 10 डिवाइड बाई 440/9 माइनस 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 40/9, ठीक है। ये आ जाएगा, ये मेरे पास करंट इधर का करंट आएगा, लेकिन इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो मेरे पास ये IT आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने इसी तरह से सोल्व किया गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा -3.125 एम्पियर, ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, और इजीली हमने इसका सोर्स कन्वर्जन की हेल्प से हमने इसको सोल्व कर लिया। सोर्स कन्वर्जन हमने बनाया ही इसीलिए था कि नोडल ना लगाना पड़े, कई बार ज्यादा नोड आ रखे हो तो सोर्स कन्वर्जन से मैं उसको इकट्ठा कर सकूं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये केस समझ आया भाई, ये क्वेश्चन जो है ये भी समझ आया, और सारे जो 13 क्वेश्चंस थे वो समझ आए। शुरुआत में मैंने 2-3 क्वेश्चंस का आंसर गलत दे दिया था, तो उसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि दिल पे नहीं लेना उस चीज को, ठीक है ना। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो या एक आधा क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो जरूरी है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको भी पता चलना चाहिए। ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, इसको स्कैन कर लीजिए, मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, या फिर अगर ये QR कोड स्कैन नहीं होता है तो CES लर्निंग सर्च कीजिए अपने गूगल प्ले स्टोर पे, यहां से आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, cesedu.co.in, यहां से भी कोर्सेज परचेज कर सकते हो, कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। ये 2 हमारे नंबर है, किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।